हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंदर आज बारी है स्टैटिक्स चैप्टर को खत्म करने की, और साथ ही इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो देखिए भाई, कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है यहाँ पर डेटा या डाटा, जो भी आप इसको बुलाना चाहें। देखिए भाई, डाटा क्या होता है? दोज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, या फिर वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, कुछ जो फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं किसी एक डेफिनेट पर्पस के थ्रू किए वो, ठीक है। तो वो क्या होता है? एक डाटा के अंदर आता है, डाटा उसको बोलते हैं। करेक्ट है? किसको? ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स को। चलिए अब देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम भी हमारा स्टैटिक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर हम पढ़ते हैं? तो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, खींच लेना, निकाल लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, अपने मतलब की जो इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसका एक्सट्रैक्शन कर लेना। इज स्टडीड, इस चीज़ की स्टडी की जाती है कौन सी ब्रांच में? मैथमेटिक्स की ब्रांच में, जिसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, यहाँ पर जैसे कि डेटा की बात हुई है, तो दो प्रकार का हमारे पास में डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए भाई, प्राइमरी डेटा जैसे कि द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इटसेल्फ, हम खुद से ही जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, तो वो डेटा कहाँ जाएगा? प्राइमरी के अंदर जाएगा। ठीक है, चलो अब बारी आती है सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा क्या होता है भाई? द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय एनी सोर्स। भाई किसी के पास, ये है हम, ये मैं हूं, ठीक है भाई, ये कोई सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो ऑलरेडी इसके पास में स्टोर्ड है, वो इसके पास में क्या है? स्टोर्ड है। अब मैं इसके पास जाऊंगा, वहां से ये इंफॉर्मेशन ले लूंगा। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है या ऐसा जो डेटा है वो कहां जाएगा? सेकेंडरी डेटा के अंदर जाएगा। करेक्ट है? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करना। यहां पर लिखा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। क्या मतलब है, क्या चीजें इसके अंदर होती है, देख लेते हैं भाई। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने यहां दिया गया है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का डेटा आपके सामने दे रखा है, ठीक है, मार्क्स उनके ये रहे। इसको टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखवा दिया। मार्क्स का सेक्शन ये रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी ये रही, बताएंगे इसको फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट्स है इनको देख लेते हैं जरा। ये लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर, ठीक है, ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। क्या मतलब बताया भाई इसने? देखो, देखिए, मार्क्स वाला सेक्शन ये रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला सेक्शन ये है हमारे सामने। ऐसे स्टूडेंट जिनके 10 नंबर आए, टोटल ऐसे स्टूडेंट कितने निकले? 2। यानी कि ऐसे स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? जिनके 10 मार्क्स थे, तो 2 फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आती है। 2 फ्रीक्वेंसी किसकी है? ऐसे स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है जिनके मार्क्स क्या थे? 10 थे। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अभी जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दे रखा है इसको देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए भाई, ये जो फॉर्मेट है ना टेबल का, ये फॉर्मेट कैसा है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है जी, अगर ऐसे फॉर्मेट में डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है हमको ग्रुप्ड के बारे में, जो डेटा कैसा है? एक ग्रुपिंग की फॉर्म में दे रखा है। देखिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
लास्ट हमने अभी देखा था अनग्रुप्ड वाला, ठीक है। अब जब ये करेंगे तो आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भाई उसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो जी, टू प्रेजेंट सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सो दैट अ रीडर कैन मेक सेंस ऑफ इट इजीली वी कंडेंस इट इनटू ग्रुप्स। देखिए, जब भी आपको डेटा एक लार्ज फॉर्मेट में दे रखा होता है, यहाँ पर तो मैंने 10 स्टूडेंट का ही डेटा लिया, पर जनरली 20-30 स्टूडेंट का, 50 का, 100 का, 80 का ऐसे दिया होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि एक रीडर या जो भी बंदा उस डेटा को देखेगा उसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सके, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है ग्रुपिंग करने की। करेक्ट है जी। चलो देखिए भाई, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये वेट दे रखा है, 10 स्टूडेंट आपके सामने हैं, ठीक है जी। क्लास इंटरवल ये वाला सेक्शन बनेगा, इसको भी अभी बताएंगे आपको। फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन ये रहा कि भाई ऐसे बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिनका वेट 32 से लेके 38 तक है, 6 है, ठीक है। इस कैटेगरी में इस क्लास इंटरवल के अंदर 6 बच्चे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये आपको दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर जो डेटा हमको दिया गया था ना, उसका ग्रुप बना दिया हमने, एक ग्रुपिंग की फॉर्मेट में उसको लिख दिया। तो ऐसी जो टेबल बनी भाई, फ्रीक्वेंसी भी है यहाँ पर और ग्रुपिंग भी कर दी, तो ऐसी टेबल को बोला जाएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डेटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता रखे हैं टेबल के बारे में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए भाई, जैसे ये जो ग्रुपिंग हुई है ना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल। जो भी डेटा दिया है जिसका हमने ग्रुप बनाए हैं, या तो उसको बोलेंगे क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल, जो कि हमने यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलो फिर देखिए, बारी आती है क्लास साइज की, कि भाई क्लास का साइज या विड्थ कितनी होगी। ये हमेशा बराबर रहती है, आप कितनी भी इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर, देखिए ये एक क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर दे रखा है, स्टार्टिंग वाला 32 से लेके 38 तक। ये क्या है, हमारा एक क्लास इंटरवल है। अब देखिए, क्लास इंटरवल में छोटी वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, लोअर लिमिट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो छोटी यानी कि लोअर है जो, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और बड़े वाली को अपर लिमिट बोल देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, क्लास का साइज पता कैसे करते हैं भाई, जाहिर सी बात है इनके बीच में जो डिफरेंस है उससे पता चल जाएगा कि भाई कितनी इस क्लास की विड्थ है या इसका जो इंटरवल है वो कितना है। तो अपर वाले में जैसे कि लिखा भी है, अपर वाले में से लोअर को माइनस करवा दो। तो यहां पर जो इन्होंने माना है वो 6 मान रखा है। तो क्लास का जो साइज है वो यहां कितना है, 6 है। आप यहां 4 भी मान के कर सकते हैं, 2 भी मान के कर सकते हैं, 1 भी मान के कर सकते हैं। एक तो खैर होगा ही नहीं, इसमें फिर ग्रुप नहीं होगा। तो मतलब कहने की चीज़ ये है कि जो ग्रुपिंग रहेगी ना वो सभी में सेम रहेगी। देखिए यहाँ पर भी कितना है, 6 है, इधर भी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो ग्रुपिंग हमेशा जो है सेम अंतराल पे रहती है, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। देखिए भाई, ये डेटा आपने को दिया हुआ है, इसमें लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ डेटा। इस पूरे डेटा की रेंज कितनी है कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक ये गया हुआ है। इसका पता ऐसे तो करते हैं कि भाई हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करवा दो। इसमें जो है हाईएस्ट वैल्यू अपने को देखने को मिलती है वो है 49 और सबसे कम जो वैल्यू है यहाँ अपने को देखने को मिलती है 32। अब इसमें से इसको माइनस करवा देते हैं, ये 7 और ये 1, ठीक है। 17 यहाँ पर आ जाता है। तो 17 क्या है, इसकी रेंज है। ये जो भी हमको डेटा दे रखा है इसकी क्या रेंज है, 17, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब भाई नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको ग्राफ के फॉर्मेट में कैसे हम ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले ऊपर एक पॉइंट लिखा है, इसको जरा देख लेते हैं। कंपैरिजंस अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स। अगर किसी के बीच में अपने को कंपैरिजन करनी है
आर बेस्ट शोन बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से हमको वो चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एप्पल, तो सबसे पहले आपके माइंड में एप्पल की शेप आएगी कि हाँ भाई ऐसा एप्पल होता है, वो लिखा हुआ नहीं आएगा कि APPLE। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि पिक्चर की फॉर्मेट में या मतलब जो सीनरी हम देखते हैं कुछ भी ऐसा, तो वो ज़्यादा अपने को याद रहती है, एक ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी उस चीज़ के बारे में मिल पाती है हमको। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी डेटा को ग्राफ पर ड्रॉ करवाने की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। करेक्ट है। चलिए, तो देखिए 3 तरीके से ये होता है। कौन सा? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, और थर्ड बनाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड। तो सबसे पहले बार ग्राफ वाला जो तरीका है इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो बार ग्राफ क्या होता है? देखो, बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर की फॉर्मेट में, एक ऐसी पिक्चर सी बनी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलो। ऑफ डेटा इन विच बार्स, कुछ जो बार्स होते हैं ना, डंडे टाइप से बार्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं, इसमें बताएंगे आपको अभी। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिनकी विड्थ कितनी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, चलिए। आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग, जितने भी बार्स बनेंगे ना उनकी विड्थ भी सेम रहेगी सभी की, और उनके बीच का स्पेस भी सेम रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है हमारा बार ग्राफ। करेक्ट है जी। चलिए, हाँ, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस। यहां से एक और चीज ये पता चलती है, जो बार्स बनते हैं ना वो हमारे कहां बनते हैं? एक्स एक्सिस पर हमेशा बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए एक छोटा सा यहां पर एग्जांपल आपके सामने दे रखा है कि भाई बार ग्राफ ऑफ इनकम ऑफ अ फैमिली विद इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। ये उनका क्या दिया हुआ, जो भी ये टेबल के अंदर दिया हुआ, इसका बार ग्राफ अपने को ड्रॉ करवाना है। ठीक है, चलिए। देखिए हेड्स वाला कॉलम ये रहा, और एक्सपेंडिचर का यानी कि क्लास इंटरवल हमारी ये है, और फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाएगी। हेड्स यानी कि कौन सी चीज़ों पर वो खर्चा कर रहा है? ग्रोसरी, रेंट, फूड और मिसलेनियस, या कुछ भी और अलग जो चीज़ें हैं वो। चलिए भाई, तो इसको जो है अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करवाएंगे, अब देखिए भाई यहाँ थोड़ा सा इसकी जो है स्पेसिंग बराबर करवा देते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई है। चलो भाई, 4 चीजें अपने को दे रखी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए भाई, जैसा कि उसने बताया है कि भाई जो बार रहेगा ना उसकी जो विड्थ रहेगी, उसकी विड्थ कैसी रहेगी? बराबर रहेगी सभी बार्स की, और उनके बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी बराबर रहेगा, है कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले जो हमारा रेक्टेंगुलर बार बनेगा वो किसके लिए आएगा? ग्रोसरी के लिए। तो ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं उनके लिए कितना है? 2500 रुपये वो खर्च करता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी वाली जो है ये हो जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ। फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए, या एक्सपेंडिचर भी इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ 1000। 1 2 3 4 5 ये रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करेगा 1000, 2 रिप्रेजेंट करेगा 2000, ऐसे करके ये हमने लिखा है। आप चाहें तो प्रॉपर वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो देखिए भाई, 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से 1 तक चले गए। अब 1 से लेके 2 तक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पेस कैसा है? बराबर रहेगा इनके बीच में, ये चीज़ का ध्यान रखना है। 2500 कहाँ बैठेगा भाई? ये 2000 और ये 3000, इसके बीच में कहीं यहाँ पर 2500 बैठेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा बार। ये हमारा बार किसका बना? ग्रोसरी आइटम का। ये किसका है? इसको यहाँ पर शो कर देते हैं जी से यानी कि ग्रोसरी आइटम के लिए। ठीक है, उसके लिए ग्राफ हमारा बन गया ये वाला। चलो, अब रेंट पर कितने खर्च कर रहा है? 2000 रुपये वो खर्च कर रहा है। जितना स्पेस यहाँ था उतना ही यहाँ पर भी छोड़ दो। ठीक है, और जितना इसकी विड्थ है उतनी ही विड्थ से हमको यहाँ पर ये बनाना है, यानी कि 3 से लेके 4 के बीच में ये बनने वाला है। ठीक है, और कहाँ तक बनेगा? 2000 तक। 2000 का ग्राफ यहाँ कुछ ऐसे आएगा, ये लीजिए, ये आ गया हमारा किसका? रेंट का।
किसके लिए है? रेंट के लिए है। फूड की अगर बात करें तो 3500 है और 3500 हमारा कहीं यहां बैठेगा। ठीक है, ये फूड के लिए है। फिर उसके बाद मिसलेनियस, जो बाकी बचा उनका खर्चा है, उस पर वो लोग कितने खर्च कर रहे हैं? 2000 खर्च कर रहे हैं। ये लीजिए, ये बन जाएगा मिसलेनियस। तो ऐसा कुछ आपका बार ग्राफ बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बारे में जानते हैं भाई। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। बार ग्राफ के तरीके से ही इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, बस अंतर क्या रहता है वो देखते हैं। बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्लासेस का जो इंटरवल रहेगा वो कैसा रहने वाला है? कंटिन्यूअस रहेगा इसमें। ठीक है, चलो, जैसे कि टेबल दी हुई है, इसको अभी आप देख सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट दिया है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसा था? अनग्रुप्ड वाले के लिए हमने अभी देखा था। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। विद साथ में कैसी रहती है? कंटिन्यूअस क्लासेस में रहती है। ठीक है जी, चलो, अगर इस टेबल का हम आपके सामने ग्राफ बनाकर दिखाएं तो कुछ ऐसे बनेगा भाई। देखो जरा, क्लास इंटरवल हमारी हमेशा कहां पर आती है? एक्स एक्सिस पर आती है। तो देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है हमारी क्लास इंटरवल की? 30.5 से कहां तक गया? 35.5 तक गया, 40.5, 45.5 है जी। और कहां तक जा रहा है ये? इतने तक ही है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? हमारा क्लास इंटरवल है इधर, और इधर अगर आप चाहें तो वेट भी इधर डाल सकते हैं, वेट इन केजी। इस तरफ को बढ़ रहा है ये। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। चलो जी, तो यहां से जरा देख लेते हैं। 3 का अंतर ले, कितने कितने का अंतर ले? 3 का ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। अब यहां से जो है वैल्यूज लिखते हैं। देखिए भाई, तो यहां सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 30.5 से लेके 35.5 तक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि जो हमारा ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज़ दे रखी है वो 0 से स्टार्टिंग तो हो नहीं रखी है। तो आप चाहे तो एक किंक, इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है किंक नाम से वर्ड, या फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 है फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? और कहाँ से कहाँ तक है? 30.5 से लेके 35.5 तक। कितनी है? 9 है। ये लीजिए, बन गया? बिल्कुल बन गया जी। चलो, फिर उसके बाद 35 से लेके 35.5 से लेके 40 पॉइंट तक ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 6। चलो, नेक्स्ट है हमारा 40 से 45 तक, ये 15 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये लीजिए, ये बन गया भाई। तो मतलब कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो बार ग्राफ होता है उनके बीच में तो स्पेस होता है, वो भी बराबर बराबर स्पेस होता है। और यहाँ पर कैसा ये चिपक कर बनता है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि भाई ऐसे बच्चों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ऐसे बच्चों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जो किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेंगे? 40.5 से लेके 45.5 केजी के बीच वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? हमारे हिस्टोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई अब बारी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझने की। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन विद और विदाउट किसके? हिस्टोग्राम के। हिस्टोग्राम बना लीजिए, उससे भी हो जाएगा। हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
क्लास मार्क एक चीज यहां पर लिखी हुई है, क्या मतलब है इसका? ये होती है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपके सामने दे रखे हैं, इसकी मिड वैल्यू होती है क्या? क्लास मार्क। ठीक है, चलिए अब ये मिड वैल्यू जो है निकालते कैसे हैं? या तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके उनका डिवाइड करवा दीजिए 2 से, तो क्या निकल जाएगा? ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी क्लास मार्क की। ठीक है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है दोनों के बीच में? 10 है। उसको डिवाइड करवा दीजिए 2 से, क्योंकि लिमिट कितनी है? 2 लिमिट अपने को दे रखी है। लिमिट 2 दे रखी है तो 2 से डिवाइड करवा दिया भाई, ये आ जाएगा 5। या तो इस 5 को लोअर लिमिट में प्लस करवा दो या फिर अपर लिमिट में माइनस करवा दो। दोनों में से जोन सा तरीका आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। ठीक है, उससे निकल जाएगी आपकी एक मिड वैल्यू। चलो, तो इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब इसको ज़रा लिख भी लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें मस्ट है कि क्लास मार्क या मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये क्या है भाई? क्लास मार्क। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155 आ जाएगी भाई। इसकी कितनी आ जाएगी? 165 आ जाएगी। और यहां से इसकी आ जाएगी 175। ठीक है, चलो अब बारी आ जाती है इसके ग्राफ को ड्रॉ करवाने की। चलो जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका ड्रॉ करवा लेते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, वहां से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके अलावा देख लेंगे। चलो जी, अब देखो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रखी है हमारी? वैल्यू स्टार्ट है 150 से। कहां तक गई है ये? 160, फिर 170। 10-10 का ही डिफरेंस है सभी में ना। 80, 90 और ये 200। ये तो आगे लिख लिया, दिया तो हमें 180 तक ही यहाँ पे ना। ठीक है, चलो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी कि ये एक एग्जांपल दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, और ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि महीने में टोटल 30 दिन दे रखे हैं। ठीक है, 10 दिन तो ऐसे थे जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी थी, यानी कि डेली जीने के लिए या डेली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना उनको खर्चा करना पड़ा, 150 से लेके 160 रुपये के बीच में। ठीक है, ये तो चीज़ वो दे रखी है। चलो, तो ये क्या है हमारी? कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोल लीजिए या फिर क्लास इंटरवल भी यहां पर लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, और यहां पर ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इधर। चलो जी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 के डिफरेंस पे हम मान लेते हैं। डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो यहां से 150 से 160 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी गई है? 10 तक फ्रीक्वेंसी गई हुई है। 10 तक जो है फ्रीक्वेंसी जा रखी है भाई। ठीक है, तो एक ग्राफ तो हमारा, एक जो बार बनी ये तो बन गई है। ठीक है जी, फिर उसके बाद 160 से 70 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। तो 12 आ जाएगा हमारा इस तरफ। ठीक है जी, हिस्टोग्राम हमारा ऐसे तो बनता था, है कि नहीं? चलो, नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 आएगा हमारा कुछ यहां पर। ये लीजिए, आ गया? आया कि नहीं? चलो, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे? देखो भाई, इससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे कुछ ऐसे। ये जो मिड वैल्यू हमने निकाली है ना, ये मिड वैल्यू कहां आएगी? ये जो रेक्टेंगुलर बार जो बन रहे हैं ना, इनके बीच में, यहां पर बिल्कुल इनके बीच में, क्योंकि मिड वैल्यू तो है इस क्लास इंटरवल की। क्या है ये? मिड वैल्यू है। सेम ऐसा ही यहां पर, सेम ऐसा ही यहां पर। अच्छा, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बताओ कि सबसे पहला स्टार्टिंग का जो हमारा पॉलीगन है कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या नाम है उसका? आप सभी को मैंने पहले बताया भी है। स्टार्टिंग हमारी पॉलीगन की होती है ट्रायंगल से, फिर ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है,
कई सारी साइड्स वाली एक क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? पॉलीगन बुलाते हैं। ठीक है, चलो अब सीधा सिंपल सा एक काम करना है। बार्स हमारे पास में आ चुके हैं, इन पॉइंट को मिला दो। क्या ये एक क्लोज्ड फिगर बनी? बिल्कुल नहीं बनी भाई। तो चलो अब क्या काम करेंगे, देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा। देखिए हमेशा एक चीज का याद रखना, ये जो क्लास मार्क की जो मिड वैल्यू आई है ना, इनके बीच में भी सेम डिफरेंस रहता है। 10 का इधर है, 10 का इधर है, सेम उतना ही डिफरेंस रहेगा जितना कि क्लास इंटरवल के बीच में रहता है। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको ज्वाइन करना चाहें तो नेक्स्ट 10 जो आएगा, 10 जो अंतर आएगा वो कहीं इसके और इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 185। तो यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे 185 का। ठीक है, सेम ऐसे 10-10 के अंतराल पे हैं। इससे पहले अगर यहां कहीं जाएंगे 140 यहां पर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ये कितना है? 155 है। इधर 10, मतलब कि 10-10 का जैसे अंतराल मैंने आपको अभी बताया। तो एक और पॉइंट हमको यहां से मिल जाएगा, ये वाला 145। इस पॉइंट को यहां से ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, करवा दिया। अब ये एक हमारे पास में क्लोज्ड फिगर बन चुकी है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्लोज्ड फिगर हो गई है। तो ऐसे बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ। अब देखिए ये तो बना हमारा हिस्टोग्राम के तरीके से। अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं तो सीधा सिंपल ये पॉइंट्स ही अपने को ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलो कैसे, इसको बस जरा मिटा देते हैं भाई, इसको जो है रफ कर देते हैं। ये लीजिए, अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई लास्ट में आता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब देखिए 9th क्लास में हमको केवल अनग्रुप्ड डेटा के बारे में ही पढ़ना है। ग्रुप्ड डेटा की अगर बात करें तो वो 10th क्लास में आएगा। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार। द सेंट्रल या फिर मिड वैल्यू ऑफ होल डेटा दैट कैन रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन अ यूनिक और डिफरेंट वे। जो दिया गया डेटा है उसकी एक सेंट्रल या मिड वैल्यू, एक ऐसी सेंट्रल या मिड वैल्यू जो उस पूरे डेटा को एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट करवा देगी। ओके, चलो भाई अब आगे देखते हैं जरा। वी कैन फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी डेटा बाय 3 मेथड्स। 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है मीन, मीडियन और मोड। करेक्ट है। तो देखिए यहां पर हमको एक एग्जांपल दे रखा है। मैरीज स्कोर, कोई स्टूडेंट है, उसने किसी टेस्ट में जो है ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, ये डेटा अपने को दे रखा है। इसका सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए या तो मीन बोल लीजिए या एवरेज बोल लीजिए। ठीक है, चलो भाई इसको डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर इस केस में इस डेटा के अंदर हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? उसके मार्क्स ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले प्लस करवा देते हैं। कितना आ जाएगा देखो, 10 और 8 18 और 9 ये 27 हो जाएगा क्या? 27 और 8 35 और 7 42 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये डेटा को हमने कितनी बार ऑब्जर्व करवाया? 1 2 3 4 5, 5 बार टोटल हमने इसको ऑब्जर्व करवाया। तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां से 5 8 40 और 4 8.4 हमारा आ चुका है। कितना? मीन या एवरेज आ चुका है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर उसके हर एक टेस्ट में बराबर नंबर रखे जाएं तो 8.44 ऐसे करके वो आएंगे। करेक्ट है। चलो अब उसके बाद बारी आती है देखिए मीडियन की। जब हम मीडियन की बात करते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो डेटा है ना उसको या तो असेंडिंग फॉर्म में लिखवा दो या फिर उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखवा दो, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। करेक्ट है, इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो जैसा कि ये बोलता वैसा कर देते हैं भाई। सबसे पहले 7 आ जाएगा, फिर 8 8 9 और 10।
ठीक है, इतना काम कर लिया। डिसेंडिंग में अगर आप लिखना चाहें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं आप। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हमारी बनती है। कौन सी कौन सी? एक तो इवन नंबर और एक ओड नंबर। कैसे बताना चाह रहा हूं मैं, देखो अगर जो ये हमारा डेटा है ना, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड दिए हैं तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं एक बार। n प्लस में 1 अपॉन में 2 टूथ टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका यहां पर होता है। और यहां अगर मैं आपको बताना चाहूं कि n क्या है, n है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा, इसको डिनोट करवाया हमने किससे? n से, ठीक है। अब कितना है देखो, 1 2 3 4 5 यहां रखेंगे, 5 प्लस में 1 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म। इतनी चीज क्लियर है। अब थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है हमारा वो देखते हैं। 1 2 3 थर्ड टर्म ये बैठ रही है तो 8 ही है यहां पर, तो 8 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा इस केस में? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर उसके बाद हम देखें इवन, अगर इवन की कैटेगरी चेक करते हैं, देखो अगर ये जो गिवन डेटा है ये हमारा किस फॉर्मेट में दिया हो? इवन फॉर्मेट में दिया हुआ। यहां पर एक और अपनी तरफ से ये एग्जांपल डाल देते हैं। कितना डाला जाए? यहां डाल देते हैं 6 डाल दे क्या? 6 तो फिर इधर आएगा, चलिए यहां डाल देते हैं 6। चलिए भाई, तो इस केस में क्या हुआ? हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 6 हो जाते हैं। 6 एक कैसा है? इवन नंबर है। तो इस केस में क्या होगा देखो, n/2 टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है किसके? इवन के केस में। ओके, ठीक है भाई। तो अब बढ़ लेते हैं आगे। n जैसा कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और यहां कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 6 है। तो 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा? थर्ड टर्म यहां पर आ जाएगी। थर्ड टर्म तो ये हुई, प्लस अब देखिए n/2 तो यहां पर भी है और यहां पर भी। n/2 में +1 वो करवाता है, यानी कि तीसरी टर्म के बाद में +1, यानी कि फोर्थ टर्म यहां पर आएगी। फोर्थ टर्म यहां पर लिखो, अपॉन में 2 लिखो। थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है वो लिख देते हैं भाई। थर्ड टर्म पे 1 2 3 8 है, ये लीजिए 8 लिखवा दिया। प्लस में फोर्थ टर्म पे कौन सा है? यहां पर भी 8 ही है, ये लीजिए। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 8 + 8 16 अपॉन में 2 8। यहां से भी कितना आ गया? 8 आ चुका है। करेक्ट है। चलो भाई, तो ये तो बात रही ओड और इवन की, करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए मीन हो चुका है, मीडियन हो चुका है, अब बारी आती है मोड की। मोड में सिंपली कुछ नहीं करना होता, इसमें बस हमको क्या चेक करना पड़ता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमको इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है डेटा की। मतलब कौन सा नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा इसका मतलब वही क्या है? उस पूरे डेटा का मोड है। ओके, तो देखिए भाई यहां से 8 और ये यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 जो है इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए भाई। अगर डाउट फिर भी रहता है, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।